P2P एक ऐसा जाल है जिसके अंदर इंसान को आसानी से फंसा के कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता है, और वही किया है इन स्कैमरों ने। P2P धंधे के अंदर किसी को भी फंसाना बहुत आसान होता है, और इसलिए आसान होता है क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है P2P के अंदर तो एक्शन जल्दी से वो ले नहीं पाता है। P2P को छोटा मोटा धंधा मत समझना, बहुत बड़े स्तर पर इस धंधे को परफॉर्म किया जाता है और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर हो जाती है, इंडिया के अंदर भी और बाकी और कंट्रियों के अंदर भी। P2P के अंदर एक दिन में जब करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की जा रही है तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर स्कैमरों का आना तो तय हो जाता है। P2P धंधे के अंदर स्कैमरों ने करोड़ों रुपए का स्कैम इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर आप लोग किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ले सकते हो, आप लोग कंप्लेंट भी नहीं डाल सकते हो। अगर आप लोग INR के अंदर P2P कर रहे हैं तो आप लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रॉड का केस डालने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग P2P की मदद से किसी दूसरे कॉइन के अंदर स्वैपिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को जनरली फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और जब स्कैमरों को ये पता चल जाए कि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड का केस इंसान डाल ही नहीं सकता है तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने धड़ल्ले से वो लोगों के साथ स्कैम कर सकते हैं। इन स्कैमरों को जब P2P के धंधे के बारे में पता चला और इनको ये लगा कि इसके अंदर ये बहुत आसानी से स्कैम कर सकते हैं तो इन्होंने कोई सा भी चारा नहीं छोड़ा था लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए। मैं आपको आगे एक एक करके हर चीज आपको एक कड़ी के अनुसार बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी पड़ सके ये समझने में कि आखिरकार P2P की मदद से स्कैमरों ने लोगों के साथ कैसे खेला। और इसी स्कैम के चलते एक BSc का लड़का इन्हीं स्कैमरों के बीच में P2P ट्रांजैक्शन को लेकर फंस जाता है और अपने आप को जान से मारने तक की नौबत पे आ जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आपको पता है मेरा नाम अजय तनवर है और आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है P2P स्कैम। दिल्ली के अंदर एक कपिल नाम का लड़का रहता है जो कि इस P2P धंधे को चालू करने की कोशिश करता है और वो पूरी तरीके से मन बना लेता है यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद कि उसको अब P2P का बिजनेस करना है, क्योंकि जो यूट्यूब पर यूट्यूबर होते हैं और वीडियो बनाते हैं वो इस तरीके से प्रॉफिट को दिखाते हैं कि दूसरा इंसान पूरी तरीके से लट्टू हो जाता है उनकी बातों के पीछे। लेकिन जो बच्चा होता है आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे के अंदर आखिरकार दिमाग ही किस लेवल का होता है। कोई 19 साल का लड़का और P2P बिजनेस करने के बारे में सोचे तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आखिरकार वो अपनी जिंदगी का कितना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। यहाँ पर वो अपनी इस बिजनेस को जब चालू करता है तो अपने माँ बाप से भी इसका कोई जिक्र नहीं करता है। वो जब पेमेंट लेता है तो वो अपने दोस्तों से पेमेंट इकट्ठी करता है। कुछ पेमेंट वो छोटे मोटे ऐप जो चलते हैं जैसे कि स्लाइस वगैरह हो गए, ये जो आपको पता है बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल हैं, उनसे वो क्या करता है पेमेंट ले लेता है। जब वो पेमेंट ले लेता है, पेमेंट लेने के बाद वो इस सारी पेमेंट को P2P धंधे में लगाने के लिए सोचता है, क्योंकि उसको एक दिख जाता है कि प्रॉफिट एक दिन के अंदर 5,000 रुपए हो रहा है, 10,000 रुपए हो रहा है, 20,000 रुपए हो रहा है। और जो ये लालच होता है यही इंसान को मरने के लिए मजबूर कर देता है। कपिल को नहीं पता थी कि जिस धंधे को वो चालू करेगा वही धंधा उसके लिए एक मौत का कारण हो जाए। इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप जब किसी भी धंधे को चालू करो तो एक बार माँ बाप से जिक्र जरूर उसके बारे में करो। क्या पता आपके माँ बाप को उसके बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन आपको उनकी राय तो जरूर मिल सकती, शायद वो राय आपके जीवन में 4 चांद लगा दे। और जो ये कपिल नाम का लड़का था ये 19 का कंप्लीट होने वाला था और 20 में चलने वाला था और BSc के अंदर इसने एडमिशन ले रखा था और वो भी करस्पॉन्डेंस से कर रहा था इग्नू से। अब ये क्या करता है कि ये चाहता है कि मैं अपनी BSc के साथ साथ मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करूं। अगर मैं UPSC के अंदर किसी एग्जाम को क्रैक ना कर पाऊं तो कम से कम मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में तो चला जाऊं जो मेरे को अच्छी पोस्ट दिलवा सके। और साथ में जब इसको YouTube के माध्यम से पता चलता है कि भाई P2P का जो बिजनेस होता है वो बहुत बड़े स्तर पर मेरे को बैठा सकता है, मेरे घर के हालात ठीक कर सकता है, मेरे पापा जो रिक्शा चलाते उनके सारे दुख दूर कर सकता है, मेरी माँ जो घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाती है उनके दुख दर्द दूर कर सकता है, तभी ये P2P बिजनेस को चालू करने के लिए सोचता है। लेकिन शायद कपिल को ये नहीं पता था कि जिस P2P बिजनेस के अंदर वो हाथ डाल रहा है उसी P2P बिजनेस से हाथ निकालने के लिए वो खुद को मारने तक के लिए मजबूर हो जाएगा।
कपिल यूट्यूब पर 4-5 वीडियो देखता है और उसके बाद एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की तलाश करता है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है P2P करने के लिए। जब P2P करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म को चुनता है जिसका नाम बाइनेंस होता है, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करता है, KYC करता है। KYC करने के बाद अब वो P2P के सेक्शन में आ जाता है और P2P के सेक्शन में आने के बाद जब उसको लगता है कि उसने सिर्फ 50,000 रुपए से P2P का काम करके 2-3 घंटे के अंदर 1,000 रुपए कमा लिए, तो अगर वो इस अमाउंट को बढ़ाता है तो इसका मतलब एक दिन के अंदर 3 से 4,000 रुपए तक आराम से निकाल सकता है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आखिरकार उसने कैसे सोचा। जैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा वैसे ही उसने कैलकुलेशन करी होगी, और जो एक कैलकुलेशन का गेम होता है ये माइंड को इस तरीके से डिस्टर्ब कर देता है कि सिर्फ इंसान को वो नंबर दिखाई देते हैं, उसके अलावा उस इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। ना माँ बाप दिखाई देते उस टाइम पे, क्या वो सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है ये भी नहीं दिखाई देता, ना उसको खाना दिखाई देता। सिर्फ माइंड के अंदर वो नंबर घूम रहे होते हैं, जो नंबर उसको लगता है कि उसको रईस बना सकते हैं। कपिल जब 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके P2P की मदद से 1,000 रुपए निकाल सकता है, तो कपिल 50,000 रुपए का और जुगाड़ करता है, छोटे मोटे ऐप से और कर्जा लेता है, प्रोसेसिंग फीस कटवाता है। प्रोसेसिंग फीस कटवाने के बाद जब उसे पता चलता है कि वो अब एक और ट्रांजैक्शन करने वाला है, और जब एक और ट्रांजैक्शन होगी तब उसे लगा था कि अब उसके साथ पूरी तरीके से स्कैम हो जाएगा, उसे ये नहीं पता था। अब क्या हुआ यहाँ पर कपिल के साथ कि कपिल ने सबसे पहले, कपिल के पास INR थे, कपिल ने USDT को खरीदा। USDT को खरीदने के बाद जब उसको USDT मिले INR की पेमेंट करने के बाद, तो अब कपिल के पास USDT आ गए और कपिल को USDT कॉस्टली बेचने थे। मान के चलो अगर उसने 87 रुपए में खरीदे, उसको प्रॉफिट बाय सेल का तभी होगा जब वो कम में खरीदेगा और उसको ज्यादा अमाउंट में बेचेगा। 50,000 रुपए जब उसके पास थे तो उसने 50,000 के USDT खरीदे। उसने अब वो USDT किसी सही इंसान को बेचे तो उसको क्या हुआ, वो 50,000 रुपए रिसीव हो गए, प्लस 1,000 रुपए का उसका जो प्रॉफिट था वो भी उसको मिल गया। लेकिन जब उसने 1 लाख रुपए की USDT खरीदे तो अब किसी स्कैमर ने क्या काम करा कि उसको INR तो दिया और उससे USDT लिया। अब उसने क्या करा कि फाइनेंशियल फ्रॉड की उसके ऊपर कंप्लेंट डाल दी, जिसके कारण उसका अकाउंट पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। और ऐसा सिर्फ कपिल के साथ नहीं हुआ, देश के अंदर जितने भी लोग P2P करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और सबको MHA का केस लग गया और सबके अकाउंट चलने बंद हो गए और उनके अंदर ट्रांजैक्शंस बंद हो गई और उन सभी का बैलेंस नेगेटिव आ गया। और यही सारी चीजें हुई कपिल के साथ। कपिल के जब USDT चले गए और INR के ऊपर उसके कंप्लेंट डाल दी, फाइनेंशियल फ्रॉड का केस लगा दिया जिस बंदे ने उससे USDT लिए थे, तो उस बंदे के पास अब USDT भी चले गए, उस बंदे के पास गवर्नमेंट की मदद से INR भी चला गया। अब यहाँ पर ब्लैंक कौन हो गया, कपिल पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। और कपिल को अब समझ नहीं आ रहा था कि जो अब महीने में किस्त आने वाली है उनको वो कैसे चुकाएगा, कैसे सारी चीजें मैनेज करेगा। क्या घर वालों को बताने की हैसियत है कि घर वालों को मैं बता दूं और वो मेरा कर्जा चुका दें, और ये सारी चीजें उसके सोच समझ से बिल्कुल बाहर थी। और तभी कपिल एक डिसीजन लेता है कि वो अब मरना तय करेगा। लेकिन शुक्र मना उसके दोस्त का कि उसके दोस्त ने उसको समझाया, और जिन दोस्त ने P2P का धंधा करने के लिए उसको पैसे दिए, उन्हीं दोस्तों ने उसको दोबारा पैसे दिए जो बाकी के पैसे उसने उन ऐप से इकट्ठे करे थे। और ऐसे दोस्तों को सलामी दो, ऐसे दोस्तों को सैल्यूट मारो कि ऐसे दोस्तों ने अपने दोस्त की जान बचा ली। आप लोगों के माइंड के अंदर ये चल रहा होगा कि आखिरकार ये P2P का बिजनेस होता क्या है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर या फिर पर्सन टू पर्सन। मतलब कि एक मान के चलो हमारे पास पर्सन A है और दूसरा पर्सन B है। अब A पर्सन के पास अपने एक एसेट्स हैं और B पर्सन के पास भी अपने एक एसेट्स हैं, ठीक है। अब A पर्सन के पास मान के चलो INR हैं और B पर्सन के पास USDT हैं। A पर्सन को USDT की जरूरत पड़ रही है और B पर्सन को INR की जरूरत पड़ रही है, तो B पर्सन अपने USDT को A पर्सन को दे देगा और A पर्सन अपने INR B को दे देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो पर्सन के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गई कि एक ने USDT लिए और दूसरे ने उसके बदले INR को दिया। अब जब ये दो जनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, इसी को बोलते हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन या फिर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग P2P को सिर्फ INR और USDT के अंदर कर सकते हो, आप लोग बिटकॉइन USDT के अंदर कर सकते हो, लाइटकॉइन USDT के अंदर कर सकते हो,
और डॉज कॉइन यूएसडीटी के अंदर कर सकते हो। आप लोग P2P को किसी भी कॉइन के साथ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। लेकिन कुछ एक्सचेंज ने सिर्फ लिमिटेड कॉइन के बीच में, लिमिटेड एसेट्स के बीच में P2P ट्रांजैक्शन को लगा रखा है, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, वो कमाएंगे कैसे। क्योंकि एक तरीके से तो ये स्वैपिंग का बिजनेस आ जाता है कि एक ने एक करेंसी दी, दूसरे ने दूसरी करेंसी ली, तो इस तरीके से क्या हुआ, करेंसी का एक्सचेंज हुआ। अब जो ये एक्सचेंज होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपसे एक एसेट्स ले लेते हैं, दूसरा एसेट्स दे देते हैं, सिर्फ एक नॉमिनल चार्जेस लगाकर। लेकिन जो P2P होता है, इसके बीच में कोई भी चार्जेस इन्वॉल्व नहीं रहता, ये पर्सन से पर्सन के बीच में हो जाती है, जो कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाते हैं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को कराने के लिए हमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंज आते हैं। जो ज्यादातर एक्सचेंज अभी चल रहे हैं वो हैं बाइनेंस, KuCoin और बायबिट। अब देखते हैं कि आखिरकार लोग P2P की मदद से पैसे को कैसे बनाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे रईस बनने की सोचते हैं। मान के चलो किसी इंसान के पास 86,000 रुपीज हैं, और वो क्या करता है कि यूएसडीटी को परचेज करता है 86,000 के, उसको 1000 यूएसडीटी मिल जाते हैं। 86,000 उसके पास INR है, और उसको क्या करना है कि यूएसडीटी बाय करने हैं, और यूएसडीटी बाय करता है वो 86 रुपए के रेट से, और 86 रुपए के रेट से 86,000 के उसको 1000 यूएसडीटी मिल जाते हैं। अब जब उसके पास 1000 यूएसडीटी आ जाते हैं, तो वो अब क्या करेगा, इनको सेल करेगा। और अभी जो एक्सचेंज पर रेट चल रहा है वो 91, 93, 94 इस तरीके से चल रहा है। किसी इंसान ने 86 रुपए के 1000 यूएसडीटी खरीदे और वो उन्हीं को 93,000 रुपए में बेच रहा है, तो आप लोग सोचो 4 और 3 7,000 रुपए उसने क्या करे हैं, प्रॉफिट करे हैं। और प्रॉफिट करा है और मार्जिन कमाया है कितने का, 7,000 रुपए का, या तो आप बोल लो कि उसने 7,000 रुपए बनाए हैं। अब ऐसा नहीं है कि P2P के अंदर सिर्फ INR और USDT के अंदर ही ट्रांजैक्शन होती है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बिटकॉइन की जरूरत पड़ रही है और वो अपने USDT देना चाहता है, तो क्या होता है कि कोई इंसान कम में खरीद के रखता है और उसको ज्यादा में बेचता है। तो जब ज्यादा में बेच रहा है तो सीधी सी बात है कि वो कुछ ना कुछ वहां पे अपना प्रॉफिट कर रहा है। और जब ये P2P का बिजनेस होता है तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, सिर्फ एक्सचेंज को पता होती है कि इस पर्सन के बीच में और इस पर्सन के बीच में आपस में एसेट्स का एक्सचेंज हुआ है। और अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो रही है और गवर्नमेंट का इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है, तो क्यों ना लोगों के साथ जल्दी से स्कैम करो और मार्केट छोड़ के तुरंत भागो। P2P धंधे के अंदर जब स्कैमरों ने लोगों के साथ स्कैम करा तो उन्होंने कुछ मेथड्स को फॉलो करा, जैसे कि सबसे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ वेबसाइट्स का भी यूज करा P2P धंधे को कराने के लिए। अगर कोई भी इंसान इस P2P के धंधे को जानता भी नहीं था ना, तो स्कैमरों ने उन लोगों को बताया कि आप लोग इस P2P के धंधे को करो और इसके अंदर आप लोग ऐसे कमाई कर सकते हो, ऐसे पैसा घर बैठे बना सकते हो, अगर आप लोग जॉब पर हो तो भी आप पैसा बना सकते हो। तो स्कैमरों ने सारे षड्यंत्र रचे कि किस तरीके से लोगों को अपने झांसे में फंसाया जा सकता है, क्योंकि जो इंडिया के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से लट्टू होते हैं। ऐसा नहीं है कि P2P जो स्कैम है पहली बार स्कैम किया जा रहा है, उससे पहले भी लोगों के साथ बहुत तरीके के स्कैम हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला स्कैम मार्केट के अंदर देखा गया बारकोड को लेकर, कि आपके पास कॉल आती थी, वो आपसे बोलते थे कि आपको पेमेंट देनी है, इतनी पेमेंट देनी है, आपने ये ऑर्डर बुक करा है। तो वो क्या करते थे, अपना बारकोड भेज देते थे और लोगों से बोलते थे कि आप अपने फोन पे से या पेटीएम से या गूगल पे से इसको स्कैन करो, और स्कैन जब आप करोगे तो अपना OTP, अपना पिन वगैरह जो आपको डालना है डालो। डालने के बाद क्या होगा कि आपका अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह होता था कि जिस इंसान ने बारकोड को स्कैन करा है उसके अकाउंट से पेमेंट कट के इन स्कैमरों के खाते में चली जाती थी। जब इंसान को यह पता लगता था कि उसके अकाउंट से पेमेंट कट चुकी है और स्कैमर के अकाउंट में पहुंच चुकी है, तब स्कैमर उनके साथ दूसरा गेम चालू करते थे, क्योंकि स्कैमरों ने कुछ फेज बना रखे थे कि ऐसे ऐसे इस फेज के दौरान इंसान को ऐसे फंसाना है। तो अब फेज सेकंड चालू होता है। फेज सेकंड के अंदर ये होता है कि वो दोबारा से बारकोड भेजते हैं और दोबारा से बोलते हैं कि आपको अगर अपना अमाउंट रिफंड चाहिए तो आप लोग स्कैन करो, स्कैन करने के बाद आपका अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। दोबारा से वो 5,000 रुपए डलवाते हैं। अब मान के चलो जो पहले ट्रांजैक्शन थी वो उन्होंने 5,000 की कराई या 500 रुपए की कराई,
500 रुपए की ट्रांजेक्शन कराई तो इंसान को अपना जो अमाउंट चाहिए वो 500 रुपए ही तो चाहिए। तो वो दोबारा से जब बारकोड स्कैन करेगा तो ऊपर क्या डालेगा, 500 ही डालेगा। अब 500 रुपए जब वो डालेगा तो स्कैमर उनसे ये नहीं बोलते थे कि आप 500 डालो, स्कैमर बोलते थे कि आप 1000 डालो, आपको 500 अपने वाले भी चाहिए जो आपने ऑर्डर बुक कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, 500 वो भी आपको चाहिए और 500 जो आपके हमारे अकाउंट में आ चुके हैं वो भी आपको चाहिए, तो टोटल आप 1000 डालो। तो अब इंसान के अकाउंट से कितने रुपए कटेंगे, 1000 रुपए कटेंगे। तो अब स्कैमर के पास कितने जा चुके हैं, 1500 रुपए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1500 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, 50 60 हजार रुपए की ट्रांजैक्शन तक को किया गया इन स्कैमरों के द्वारा। और उन इंसान को पूरी तरीके से मेंटली टॉर्चर भी इन्हीं स्कैमरों ने बहुत ज्यादा किया है। दूसरा स्कैम चला था डेबिट कार्ड को लेकर। इन स्कैमरों ने आपके डेबिट कार्ड के नंबर फैच कर लिए थे किसी कंपनी के माध्यम से, या फिर बैंक का डाटा इन्होंने चोरी कर लिया था। ऐसी सारी चीजें हुई थी। जब इन स्कैमरों के पास आपका डाटा चला गया तो ये आपके पास कॉल करते थे और आपसे बोलते थे कि आप लोग अपना कार्ड नंबर बताओ, आप लोग अपना सीवीवी नंबर बताओ, या फिर आप अपना पिन नंबर बताओ, आपके कार्ड की केवाईसी करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो कार्ड है वो पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया जाएगा। इंसान डर जाता था इन सारी चीजों को सोचकर कि अगर मेरा कार्ड डिसेबल हो गया तो मैं पैसे कैसे निकालूंगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा डिजिटल इंडिया हुआ नहीं था। अब जब इंसान अपनी सारी चीजें बता देता था तो उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते थे, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। तो जो स्कैमरों के द्वारा स्कैम किया गया था ये डेबिट कार्ड वाला, ये भी खरबों रुपए के अंदर हुआ था। कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी 2, 5, 10 करोड़ रुपए लेकर ये स्कैमर भाग गए हों। इन्होंने इस स्कैम को भी बहुत बड़े स्तर पर शुरू किया था और खत्म किया था। और भी तरीके के स्कैम इंडिया के अंदर किए गए थे और अदर कंट्रीज के अंदर किए गए, लेकिन हम इस वीडियो को बना रहे हैं सिर्फ P2P स्कैम को दिखाने के लिए कि आखिरकार P2P स्कैम लोगों के साथ कैसे हुआ। आप लोग भी सतर्क हो जाइए, आप लोगों के साथ भी P2P स्कैम हो सकता है, इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। आप लोगों के साथ भी P2P स्कैम हो सकता है, और छोटे मोटे लेवल पर नहीं, अगर होगा तो आप लोगों के साथ बहुत बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि स्कैमरों का जो भय है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब स्कैमर के जो मैंने आपको मेथड बताए थे उनमें से हम सबसे पहला मेथड देखते हैं टेलीग्राम की मदद से P2P के अंदर स्कैम करना। आप लोग जब टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बनाते हो और अपने फोन नंबर की मदद से लॉगिन करते हो तो आप लोग किसी भी चैनल को ना ज्वाइन कर लो जो पब्लिक चैनल हो, जो आपको सट्टे की न्यूज देता हो, जो आपको ड्रीम 11 की न्यूज देता हो, जो आपको एविटर की न्यूज देता हो, कलर प्रिडिक्शन की न्यूज देता हो। मतलब आपको कुल मिला के फंसाने वाले ये सारे लोग होते हैं, और आप इन फंसाने वाले लोगों के किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ तो आप देखोगे कि आप लोग हजारों ग्रुप के अंदर 1 महीने बाद ज्वाइन हो चुके होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो ये स्कैमर होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और आपके नंबर को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं और आपको ज्वाइन कराते रहते हैं, जिससे कि आपको जलवा दिखाया जाए, आपको उस जलवे के आधार पर आपको फंसाया जाए और आपके साथ स्कैम किया जाए। अब मान के चलो आपने टेलीग्राम पर कोई पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप लोग P2P के ग्रुप में ट्रांसफर कर दिए गए, तो वहां पर आपको P2P से रिलेटेड न्यूज मिलती रहेंगी, प्रेडिक्शन मिलती रहेंगी और अर्निंग स्टेटमेंट मिलती रहेंगी कि किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं P2P की मदद से। अब यहाँ पर 2 तरीके के लोग पैदा होते हैं। एक तो वो लोग जो P2P कर रहे होते हैं और P2P के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आते हैं कि उनको कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए या ऐसा चैनल मिल जाए जहां पर वो USDT को सस्ते में खरीद सकें और महंगे में बेच सकें। दूसरे वो लोग आते हैं जिनको P2P के बारे में घंटा कुछ नहीं पता होती, लेकिन उनको P2P की मदद से पैसा कमाना होता है। ऐसे लोग भी P2P के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद पहली बार में ही स्कैम के शिकार हो जाते हैं और उनको पहले ही लात मार के बाहर भगा दिया जाता है। उनसे 50,000 रुपए ले लेना, उनसे 60,000 रुपए ले लेना, ऐसे पैसे ले लेते हैं और उनको USDT नहीं देते हैं। तो ये लोग तो पहली बार में स्कैम के शिकार हो गए, मार्केट से बाहर भाग जाते हैं। अब वो लोग आते हैं जो P2P की नॉलेज रखते हैं और P2P ट्रेड करना चाहते हैं। ये लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अब इनसे क्या करता है जो मतलब स्कैमर होता है, वो इनसे बोलता है कि आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे को 10,000 रुपए कर दो, USDT ले लो, 20,000 कर दो तो USDT ले लो। तो जो P2P कर रहा होता है वो सिर्फ उसको कम अमाउंट ट्रांसफर करता है जिससे कि उसको घाटा कम लगे। ठीक है, अब स्कैमर क्या करता है कि उससे 10,000 रुपए डलवा लेता है और उसको क्या करता है कि USDT भेज देता है। अब जब विश्वास बना देता है स्कैमर तो वो जो P2P कर रहा होता है वो उसको ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर देता है, जैसे कि 1 लाख 2 लाख। और अब स्कैमर क्या करता है कि उसको बिल्कुल भी USDT को ट्रांसफर नहीं करता है।
और जब यूएसडीटी स्कैमर ने उसको ट्रांसफर ही नहीं करे और उसको अपने आईएनआर के बदले में कोई एसेट ही नहीं मिला, तो आप लोग समझ सकते हैं तो उसके साथ किस तरीके से धांधली हुई है। अब आप लोग मान के चलो कि उस इंसान ने अपने आईएनआर दिए और उसको तो कोई एसेट मिला नहीं। जब उसको कोई एसेट नहीं मिला तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि उसके साथ स्कैम हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी किसी के साथ अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उन्होंने भी वेबसाइट दे रखी है कि आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो। अगर वो इंसान अब कंप्लेंट करने के लिए जाए तो वो स्कैमर को फिर भी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा उसको समझो। अब वो इसलिए नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि जो स्कैमर होते हैं ये अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे इंसान का अकाउंट यूज करते हैं और उसको परसेंट पे रख लेते हैं। जैसे कि किसी नाई की दुकान से बार कोड उठा लिया, किसी किराना से बार कोड उठा लिया, किसी नमकीन वाले से बार कोड उठा लिया और उनको ये लालच दे देते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसका 10% ले लेना, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसका 14% ले लेना, 15% ले लेना, 20% ले लेना। अब मान के चलो कि स्कैमरों ने उनके अकाउंट पे ट्रांजैक्शन करवा दी 7 लाख रुपए की। उनको नहीं पता कि ये पैसा कहां से आया, उनको नहीं पता कि जो ये स्कैमर है ये इस तरीके से स्कैम कर रहे हैं। वो स्कैमर जो होते हैं उस इंसान को ऐसे सफाई देते हैं कि उनका जो ये पैसा है वो 1 नंबर के अंदर आ रहा है। अब जो ये 7 लाख की ट्रांजैक्शन स्कैमरों ने कराई है, ये स्कैमर पैसा निकाल लेंगे कैश में और उस इंसान को छोड़ देंगे आप बिल्कुल कि ले ये तेरा 10% हो गया, 20% जो उन्होंने बातचीत करी होगी उसके हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। और पैसा मिलने के बाद में पता चलता है जब फाइनेंशियल फ्रॉड का केस डलता है, पुलिस के पास केस पहुंचता है, पुलिस उस केस को बैंक में भेजती है और भेजने के बाद इतने अकाउंट फ्रीज होता है, इतने जो स्कैमर होते हैं उसके अकाउंट से पैसा निकाल के भाग जाते हैं और उसके अकाउंट को नेगेटिव हालात पर छोड़ के चले जाते हैं। जब उसको पता चलता है कि वो अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा रहा है और वो पैसा कट जा रहा है, तब उसको सत्य पता चलता है कि ओहो ये तो स्कैमरों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो सोचो, स्कैमर एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, एक जने से पैसा मंगा रहे हैं, दूसरे के अकाउंट में पहुंचा रहे हैं, अकाउंट में पहुंचाने के बाद उसको कमीशन दे रहे हैं और बाकी का जो पैसा है उसको धड़ल्ले से लेके भाग जा रहे हैं। अगला स्कैम का मेथड हमारे पास आता है एक्सचेंज। आपको पता है जो एक्सचेंज होते हैं P2P ट्रांजैक्शंस को करवाते हैं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, बायबिट हो गया, KU कॉइन हो गया और भी बहुत सारे एक्सचेंज है जो P2P को कराते हैं। स्कैमरों के द्वारा स्कैम करने का जो दूसरा मेथड आता है वो होता है एक्सचेंज। आपको पता है एक्सचेंज पर आसानी से P2P ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। आपको एड्स दिखाई देती हैं, एक तरफ बाय वाली और एक तरफ सेल वाली। आपको दोनों में से जो सिलेक्ट करना है आप लोग कर लो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आखिरकार स्कैमर किस तरीके से स्कैम करते हैं। मान के चलो एक पर्सन है A और एक पर्सन है B के पास INR है और A के पास USDT है। ये जो A पर्सन है ये अपने अकाउंट में INR B से मंगाएगा और B के पास USDT ट्रांसफर कर देगा। अब जो ये A पर्सन है ये अपनी USDT दोबारा लेना चाहेगा, अपने USDT भी करना चाहेगा और साथ में अपना ही INR करना चाहेगा। देखो कैसे, A पर्सन को USDT चाहिए जो B के पास गए हैं। अब जो ये A पर्सन है ये क्या करेगा कि B वाले को INR ट्रांसफर करेगा और उससे USDT लेगा। B वाले के पास जब INR में पेमेंट चली जाएगी तो वो अपने USDT रिलीज कर देगा। अब जो A पर्सन है जो स्कैमर है उसके पास USDT भी आ गए, अब वो अपने INR को भी निकालना चाहेगा। वो अब क्या करेगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट डाल देगा। जब फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट डलेगी तो जितना भी अमाउंट B वाले के पास गया है वो B वाले के साइड में नेगेटिव दिखा करके अब वो B वाले से पेमेंट निकल के A वाले के पास पहुंच जाएगा। तो देखो A वाला जो पर्सन है इसने कितनी चालाकी से स्कैम करा कि पहले INR लिया, लेने के बाद USDT दिया, फिर USDT भी ले लिया और INR भी ले लिया। लेने के बाद क्या कर दिया, B वाले के साथ पूरी तरीके से स्कैम कर दिया। चाहे उसका फंड लोन का हो वो खत्म हो गया, चाहे उसने जोड़ा हो वो खत्म हो गया, चाहे उसने किसी से उधार लिया हो वो खत्म हो गया, चाहे उसने अपना पैसा कुछ चीज गिरवी रख के अपना P2P बिजनेस में लगाया हो वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। और अब B वाले के पास आप लोग खुद बताओ क्या चाह रहा है उस पैसे को वापसी मंगाने का, क्योंकि उसने तो अपने USDT दे दिए। अगर वो गवर्नमेंट के पास भी कंप्लेंट करता है कि मेरे USDT मैंने उसको ऐसे ऐसे USDT दिए, उसने मेरे से INR उसने मुझे INR के लिए कंप्लेंट डाल दी, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लेगी क्योंकि आप लोगों की जो ऑफिशियल करेंसी है वो INR है ना कि USDT। ये जो स्कैमर होते हैं ये P2P बिजनेस के अंदर आप लोगों के पास फिशिंग अटैक भी छोड़ते हैं।
फिशिंग अटैक एक तरीके का ऐसा अटैक होता है जो कि आपको लालच के तौर पर आप पे अटैक किया जा रहा है, जैसे कि आपके पास उल्टे सीधे बहकावे वाले मैसेज छोड़ना, ठीक है, आपको प्रॉफिट दिखाना, आपको नकली ट्रांजैक्शंस दिखाना, आपको फोन पे की नकली ट्रांजैक्शन दिखाना, पेटीएम की नकली ट्रांजैक्शन दिखाना। इस तरीके से भी आपके माइंड को अपने कंट्रोल में करके ये P2P के अंदर धांधली करके आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं। मान के चलो ये आपको दिखाते हैं लोगों के आपको ना स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि लो देखो, इसने मेरे को 10,000 रुपए दिए, इसने मेरे को 15,000 रुपए दिए, इसने मेरे को 30,000 रुपए दिए और मैंने इसके बदले में उसको USDT दिए और उसने उन USDT को एक्सचेंज पर बेचा तो उसने प्रॉफिट कर लिया। अब आप लोग एक साइकिल के थ्रू समझने की कोशिश करो, ये फिशिंग अटैक आपको तभी समझ में आएगा वरना आपको समझ में नहीं आने वाला। मान के चलो एक स्कैमर है, उसने सबसे पहले व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज भेज दिया, वाहियात मैसेज भेज दिया, लिखा हुआ कि ये कर लो, इतना प्रॉफिट हो जाएगा एक दिन में, ऑनलाइन बिजनेस आप लोग घर से करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, मतलब उल्टी सीधी चीजें लिखकर भेज दी जिससे कि इंसान दूसरा वाला बहक जाए, पूरा उसमें जोश आ जाए कि भाई आज ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इस तरीके की उसकी हालत हो जाए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसको ट्रैप में लेते हैं मैसेज के माध्यम से, फिर मैसेज के साथ साथ वो नकली स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जो आजकल AI की मदद से बन जाते हैं। नकली ट्रांजैक्शन आईडी होती है, नकली टाइम उसके अंदर दिखाया जाता है और नकली ही पेमेंट दिखाई जाती है। अब इंसान क्या करता है कि उन सारे स्क्रीनशॉट के चक्कर में फंस करके वो भी उस इंसान को पेमेंट ट्रांसफर कर देता है और उससे USDT लेता है। ये स्कैमर क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि आप लोग हमें पेमेंट दो, हम आपको USDT देंगे, आप लोग इस USDT को एक्सचेंज पर लेना और एक्सचेंज पर बेच कर आ जाना, आपको क्या मिल जाएंगे, INR मिल जाएंगे। हम आपको सस्ते में USDT देंगे, आप महंगे में USDT को बेचो और अपना प्रॉफिट बुक करो। ये सारी चीजें आपको बता दूं मैं काल्पनिक होती हैं, क्योंकि जो आपको स्कैमरों ने स्क्रीनशॉट दिए थे वो तो AI से एडिटेड स्क्रीनशॉट थे। अब पेमेंट चली जाती है उनके अकाउंट में, बेचारों को उनको USDT नहीं मिल पाते हैं, तो कुल मिला के उनके साथ क्या होता है, स्कैम हो जाता है। अब स्कैमरों के पास जो लास्ट मेथड आता है P2P के अंदर स्कैम करने का, वो आता है एक वेबसाइट बनाना। ये स्कैमर क्या करते हैं, किसी भी डेवलपर को 5-4-3 हज़ार रुपए दे करके एक वेबसाइट डेवलप करा लेते हैं और जब वेबसाइट डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर 3 प्लान क्रिएट करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर के अंदर आपको 25,000 रुपए देने हैं, आपको USDT 86 रुपए का मिलेगा। गोल्ड के अंदर आपको 55,000 रुपए देने हैं, आपको USDT 84 रुपए का मिलेगा। प्लेटिनम के अंदर आपको 1 लाख रुपए देने हैं, इसमें USDT आपको 81 से लेके 82 रुपए के बीच में मिलेगा। आपको मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर 2 जने होंगे, एक को या तो P2P की नॉलेज होगी, दूसरा P2P की नॉलेज रखने वाला नहीं होगा। और जो सबसे ज्यादा स्कैम किया जाता है वो उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज होती ही नहीं है, क्योंकि ये लालच में आकर के पैसा दे देते हैं। फिशिंग अटैक स्कैमर इनके साथ करता है और जब फिशिंग अटैक इनके साथ हो जाता है तो इनका पैसा लेकर के वो भाग जाता है और ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसा पैकेज चुने जिसमें इनको प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा मिले। जैसे कि मान के चलो कोई इंसान सिल्वर वाला पैकेज बाय कर लेता है, अब जिसको P2P की नॉलेज होगी उसको ये भी पता होगा कि USDT खरीदने हैं तो वो किसी भी एक्सचेंज से जाकर खरीद लेगा और उसी एक्सचेंज पर वो सेल आउट कर देगा। तो जिनको नॉलेज होती है वो थोड़ा दिमाग से काम करते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती ना वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं और एकदम बहुत तेजी से एक्शन लेने की अपने अंदर चाह रखते हैं और उत्तेजना इतनी ज्यादा उनके अंदर होती है कि बस वो चाहते हैं कि आज ही करोड़पति बनना है, आज ही मुझे एक ऐसा घर बनाना है जिसके अंदर सोफा सेट ऐसा डल रहा हो कि उसके अंदर डायमंड लगे हों। जिनको P2P की नॉलेज नहीं होती है, स्कैमर उनके पास फिशिंग अटैक कैसे भेजते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नकली मैसेज बनाकर इनके पास भेजना, नकली स्क्रीनशॉट इनके पास भेजना पेमेंट के, ठीक है, और नई नई बातें इनको प्रॉफिट दिखाना, तहा प्रॉफिट दिखाना, इनको इस तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं। महंगा पैकेज बुक करवा लेते हैं, बुक करवाने के बाद इनको ना तो उतने रेट में USDT मिलता, ना इनकी पूरी तरीके से हेल्प की जाती, ऊपर से इनका नंबर ब्लॉक और कर दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, जब आप लोग P2P को करो तो अब तो बाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छी सिक्योरिटी आ चुकी है। बाइनेंस ने उल्टे सीधे लोगों को तो उठाकर ही बाहर फेंक दिया है, अपनी नई गाइडलाइन उसने बनाई है, नई टर्म और कंडीशन उसने बनाई है। अगर आप लोग P2P करना चाहते हैं तो आप लोग बाइनेंस की मदद से कर सकते हैं, लेकिन बायबिट की मदद से आप लोग अभी भी P2P ना करें, क्योंकि बायबिट के ऊपर अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको स्कैम के अंदर फंसा सकती हैं। तो आप लोग सतर्क रहो, सावधान रहो और ऐसे स्कैमरों से हमेशा बचकर रहो। और अगर आपके पास कोई उल्टे सीधे प्रॉफिट दिखाने वाले मैसेज आते हैं तो उनको तो सबसे पहले लात मार के बाहर भगा दो।
क्योंकि जब आप किसी चीज को करने जाओ तो सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज ले लो। आज तो आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, पहले तो ऐसी वीडियोस आपके पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका फर्ज बनता है उन सारी चीजों को पहले जानना, परखना, उनके डिटेल जानना। और जब भी आप P2P करो तो सामने वाले से KYC के तौर पर उससे उसका आधार कार्ड, उससे उसका पैन कार्ड, और ये दोनों चीजें उसके अकाउंट से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिना किसी मर्जी के, बिना किसी KYC के उसको अपने USDT दे दो, ठीक है, और उससे आप INR ले लो, पता चली उस फाइनेंशियल फ्रॉड का केस डाल दिया तो आपके USDT भी चले गए और INR भी चले गए। तो इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए